हेलो स्टूडेंट, मैं विनय आप सभी का डीसीसी विनय सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको विज्ञान का परिचय बताऊंगा, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो बिना समय को गंवाए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान दो मुख्य शब्दों से मिलकर बना है। वो दो मुख्य शब्द क्या क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। एक शब्द है दोस्तों वी, और दूसरा जो शब्द है वो है ज्ञान। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक शब्द है वी और दूसरा शब्द है ज्ञान। दोस्तों, आपको पता होगा ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। सबको पता है ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। अब वी का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ज्ञान का मतलब तो हम जानते हैं जानकारी होता है, लेकिन ये वी शब्द, इसमें विज्ञान में वी शब्द जो आया है, इसका काम क्या है, तो इसका मतलब पहले जान ले। इसका मतलब होता है दोस्तों विशेष। क्या होता है? विशेष। अर्थात विज्ञान का मतलब जो होता है वो होता है विशेष जानकारी। अब विशेष जानकारी क्या है, आइए हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि बचपन में आपके टीचर ने आपको बताया होगा, जब आप 6 में 7th में पढ़ते रहे होंगे, तो बताया होंगे टीचर आपके कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपको आता भी है, ये आपके अंदर ज्ञान है। अज्ञान का मतलब यही आपके अंदर जानकारी है। अगर बचपन में टीचर आपको ये बता देते कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपको यही पढ़ना पड़ता, तब आपके अंदर ये ज्ञान रहता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप जानते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, टीचर ने आपको बचपन में ये बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बाद में भी आपने आगे कक्षा में गए जब आप, तो आप लोगों ने देखा कि हाँ, ये फार्मूला जो सर ने बताया था सही है। लेकिन जब बचपन में टीचर ने आपको अगर ये बताया होता, तो आप उस समय तो यही याद रखते, यही आपको जानकारी थी, यही ज्ञान था। लेकिन जब आप बड़ी कक्षा में जाते हैं और जाएंगे तो देखेंगे कि ये जानकारी जो है ये गलत है। इसका मतलब जो ज्ञान है, जो जानकारी है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये तो ज्ञान की बात हुई, लेकिन ये विशेष ज्ञान का मतलब क्या हुआ, अब यही चीज तो हमको यहाँ पढ़ना है। जैसे मैं आपको और एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है घर में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। छोटा सा एक बच्चा है घर में, मान लेते हैं 3 साल का है, धीरे धीरे करके वो 4 साल का हो गया। एक बार उसके माता पिता उसको शरबत बना के दिए। आप लोग जानते हैं शरबत के बारे में। वो शरबत वो बच्चा पिया, उसको मीठा आया, बहुत अच्छा लगा। गर्मी का समय था, शरबत पिया, बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। तो फिर कई दिनों बाद उसके माता पिता ने पुनः शरबत बना के उसे दिया, तो पुनः उसने पिया, उसे मीठा आया। तो अब वो जा करके अपने मम्मी पापा से पूछता है कि ये क्या है, बहुत अच्छा आ रहा है। उसके मम्मी पापा कहते हैं इसका नाम शरबत है। तो दोस्तों, उस बच्चे को दिमाग में आ गया कि जो चीज उसने चखा था, उसके माता पिता ने जो उसे पिलाया था वो शरबत था। उसको एक चीज ज्ञान आ गया कि ये शरबत है, यही जानकारी हो गई। लेकिन जैसे जैसे करके बच्चा बड़ा हुआ, 7 साल 8 साल का हुआ, अब उसकी इच्छा जागृत हुई। वो सोचा कि ये बनता कैसे है, अभी तक तो मैं पीता चला आया, लेकिन ये बनता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है। तो अपने मम्मी पापा के पास गया, पूछता है शरबत कैसे बनता है। तो उसके मम्मी पापा ने कहा शरबत बनाने के लिए बेटा आपको चीनी चाहिए, नींबू चाहिए, नमक चाहिए और पानी चाहिए। मुख्य रूप से इतनी चीजों की आवश्यकता होती है शरबत बनाने के लिए। अब वो बच्चा क्या करेगा, ले लिया, चीनी लिया, नींबू लिया, नमक लिया, पानी लिया। अब वो गया शरबत बनाने के लिए, पता चला शरबत बनाने के लिए 1 गिलास क्या ले लिया, पानी ले लिया, पानी ले लिया। और उसमें मान लेते हैं
1 चम्मच चीनी डाल दिया, और मान लेते हैं 10 चम्मच नमक डाल दिया दोस्तों, और जो नींबू है मान लेते हैं 10 पीस, उसने 10 पीस नींबू डाल दिया। अब बताइए, अब उसने मिला उला के जब पिया तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग था। भाई 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच चीनी मिलाया, 10 चम्मच नमक मिलाया, 10 पीस नींबू मिलाया, जब मिला के पिया तो उसका स्वाद ही अलग था। अब वो अपने मम्मी पापा के ऊपर बमक गया, कहता कि आपने तो बताया था कि इतना चीज मिलाने से शरबत बन जाता है, लेकिन ये तो अलग ही बन जा रहा है, पता नहीं कैसा स्वाद है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके मम्मी पापा ने कहा कैसे बनाए हो? इसका मतलब आपको जानकारी तो है कि ये चीनी नींबू नमक पानी मिला देने से शरबत बन जाता, ज्ञान तो है, जानकारी तो है, लेकिन आपने उस जानकारी का गलत इस्तेमाल किया, आपने गलत तरीके से प्रैक्टिकल किया। इसको दोस्तों प्रैक्टिकल कहते हैं कि हमने 1 गिलास पानी लिया, 1 चम्मच चीनी लिया, 10 चम्मच नमक लिया, 10 पीस नींबू लिया, सबको मिला करके बनाया, तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रयोग। अब उसके मम्मी पापा कहें कि कैसे तुम बनाए कि स्वाद इसका डिफरेंस हो गया? वो कहता है कि मैंने इतना इतना चीजें मिलाया। कहे है ऐसे नहीं बनता है, मैं बताती हूँ कैसे बनता है, मैं बताता हूँ कैसे बनता है। तो उसके मम्मी पापा ने बताया 1 गिलास पानी लिए हो तो कम से कम आधा पाव चीनी लो, 1 नींबू लो, और स्वादानुसार नमक डालो, तब बनाओ, देखो कैसे आता है। तो उसने वैसा ही किया, और फिर पिया तो एकदम स्वादिष्ट आया, जैसा बचपन में उसने पिया था। तो दोस्तों इससे हमें ये सीख मिली कि जो हमारे अंदर ज्ञान है, जानकारी है, उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि गलत तरीके से कर रहे हैं। और जो ज्ञान है हमारे अंदर वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो सही का आकलन हम कैसे करेंगे? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब प्रैक्टिकल हमारा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और जब हमारा प्रैक्टिकल सही हो जाए, वो जितने भी प्रेक्षण निष्कर्ष हैं उस पर सही उतरे, तो उसी को हम लोग कहते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब जो आपके अंदर जानकारी है, क्या वो सही है कि नहीं, प्रैक्टिकल करके आप देखते हैं, अगर वो सत्य आता है तो उसी को हम लोग कहते हैं विशेष जानकारी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो विशेष जानकारी के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि विशेष जानकारी किसे कहते हैं, कि प्रयोग करने के बाद जो ज्ञान, जो जानकारी सही हो, उसी को हम लोग विज्ञान कहेंगे। तो सिंपली विज्ञान की जो डेफिनेशन हमारे पास निकल के आती है, वो इसके आधार पर, हिंदी के आधार पर आ सकता है परिभाषा, प्रायोगिक सत्यता पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्रायोगिक सत्यता पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये बिल्कुल किताबी लैंग्वेज से हटकर डेफिनेशन है, जो प्रैक्टिकली आप जानिए, चीजों को समझिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। क्या बताया हमने? प्रायोगिक सत्यता मतलब प्रयोग करने के बाद जो सत्य आ जाए, उस पे जो बेस्ड ज्ञान होगा, उस पे जो बेस्ड नॉलेज होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। इसका मतलब ज्ञान और विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञान आपके पास सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन विज्ञान प्रैक्टिकल पे आधारित होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और भी मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जैसे कई सालों तक हम लोगों ने गलत अध्ययन भी किया, हमारे पास गलत ज्ञान भी था। जैसे कि टालमी ने, सर्वप्रथम टालमी को आप लोग जानते होंगे, टालमी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि सूर्य जो होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लोग कई सालों तक यही जानते रहे। ज्ञान तो बताया उसने, हमें जानकारी हुई, हम वही मान रहे थे, लेकिन वो गलत था। बाद में पता चला कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास ज्ञान है
वो गलत सही दोनों हो सकता है। वो तब तक सही नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल करके उस पर निष्कर्ष सही से न निकाल पाए। जब बाद में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया तो उस दूरबीन की सहायता से देखा गया कि हाँ, वास्तव में जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो पहले हम लोग जानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वो गलत ज्ञान था। बाद में प्रैक्टिकल दूरबीन की सहायता से हुआ तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और वही हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। तो ये ज्ञान प्रैक्टिकल पे आधारित है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे विज्ञान। तो ये तो दोस्तों विज्ञान की परिभाषा हमने आपको विज्ञान हिंदी शब्द से ही निकाल के बताया। अब हम आपको बताएंगे कि विज्ञान का जो अंग्रेजी शब्द है वो क्या है, साइंस है। अब हम साइंस को तोड़ करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग साइंस को देखते हैं। विज्ञान का अंग्रेजी शब्द है दोस्तों साइंस। साइंस बात करें साइंस की, तो साइंस की दोस्तों जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, वो लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द दोस्तों, लैटिन शब्द है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। वो लैटिन शब्द है साइंसिया। साइंसिया, कभी कभी इसको स्कायर भी लिखा रहता अथवा स्कायर, SCIRE, स्कायर। इसको बोलते हैं साइंसिया या स्कायर। अब आप कहेंगे सर एक ही शब्द दो दो शब्दों से कैसे निकल सकता है? दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं आपको कहूं कि चक्षु माने आंख होता है और नेत्र माने भी आंख होता है, लेकिन अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। तो वही चीज है, साइंस की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुई है, साइंस इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। द वर्ड इज साइंसिया और स्कायर। यू नो, साइंसिया या स्कायर। अब दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं। दोनों का जो मीन होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। टू नो का मतलब होता है दोस्तों जानना। जानना होता है। साइंसिया या स्कायर का मतलब क्या होता है? टू नो, जानना। अभी भी हमने बताया कि कोई भी चीज कैसे हो रहा है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा रहा है, सॉरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगा रहा है, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, सेब को ऊपर फेंकते हैं, पेन को ऊपर फेंकते हैं, फिर भी वो पृथ्वी पर ही नीचे वापस आकर लौटती है। क्यों होता है ये? यही तो हम जानते हैं। गुब्बारे को अगर हम फेंकते हैं तो गुब्बारा ऊपर चला जाता है, जबकि सेब नीचे चला आता है। इसका रीजन क्या है? ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं। हम धरती पर चलते हैं तो क्यों चल पाते हैं, इसका रीजन क्या है, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान में जाना जाता है किसके बारे में? इस ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, इस ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित हो, सबके बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात ब्रह्मांड में घटित समस्त घटनाओं का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। देखिए हमने अंग्रेजी शब्द से दूसरी परिभाषा निकाला कि ब्रह्मांड में घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और या फिर इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रायोगिक सत्यता पर आधारित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब देखिए कोई भी चीज हम जानेंगे तो उसका सिस्टमैटिक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। भाई अगर हम यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयागराज में अगर सेब को फेंक रहे हैं और ऊपर जाके नीचे आ रहा है, पता चला दिल्ली में ना आए तब, अमेरिका में ना आए तब, हम हर जगह जाके देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और धरती के सभी जगह पर अगर ये मान आता है तभी वो हमारा ज्ञान सत्य होगा अथवा वो असत्य हो जाएगा। तो कई जगह हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद प्रेक्षण लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसीलिए किताब में आपका विज्ञान की परिभाषा लिखा रहता है कि किसी भी विषय को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित प्रयोगों, प्रेक्षणों, निष्कर्षों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पहले प्रयोग करेंगे, फिर प्रेक्षण देखें, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ यहाँ ये हुआ, वहां भी ये हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रयोग करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे
कि निष्कर्ष ये निकला कि सभी जगह यही हो रहा है कि नहीं, फिर हम उसको विज्ञान के अंतर्गत रख देते हैं। तो इसीलिए विज्ञान की परिभाषा किताब में लिखी रहती है कि किसी भी विषय को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित प्रयोगों, प्रेक्षणों, निष्कर्षों पर आधारित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों मैंने विज्ञान की 3 डेफिनेशन आपको बताई। पहला, प्रायोगिक सत्यता पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दूसरा, ब्रह्मांड में घटित समस्त घटनाओं का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। तीसरा, हमने बताया कि किसी भी विषय को क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित प्रयोगों, प्रेक्षणों, निष्कर्षों पर आधारित ज्ञान को हमने विज्ञान कहा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, जिससे कि वो बेहतर ढंग से अपने ज्ञान को अर्जित कर सके, अब बेहतर टीचर से पढ़ सके। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने विज्ञान का परिचय तो देख लिया, अब हम लोग विज्ञान का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मतलब विज्ञान को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है। बिना समय को गंवाइए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज दोस्तों आप लोग और जान लीजिएगा कि जो विज्ञान के जनक हैं, साइंस के जो जनक हैं, वो अरस्तु माने जाते हैं। विज्ञान के अगर हम जनक की बात करें, जनक विज्ञान के, वो अरस्तु हैं। अरस्तु, कहीं कहीं अरिस्टोटल भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अरस्तु को ही अरिस्टोटल कहा जाता है। आइए हम लोग विज्ञान का क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं। तो विज्ञान को दोस्तों मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो विज्ञान की बहुत सी शाखाएं हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस देयर आर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हम तीनों क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला दोस्तों है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो है रसायन विज्ञान। इसको अंग्रेजी में हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा जो है उसका नाम है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों हमारा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप कहिएगा भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। अब इस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे तो पहले इसका कैसे उत्पत्ति हुआ देख लेते हैं, खुद ही हमको पता चल जाएगा इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए किसी भी चीज को रटने का प्रयास आप लोग मत किया करिए, उसको ये समझिए कि वो निकला कैसे है, उसके शब्दों में ही उसकी परिभाषाएं छिपी रहती है। आइए देखते हैं कैसे हम जानेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी शब्द जो है वो फिजिक्स है। अब बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। जैसे साइंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई थी, वैसे ही फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। वो ग्रीक शब्द है क्या दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। वो ग्रीक शब्द है फ्यूसिस। देखिए बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। फ्यूसिस ऐसे भी लिखा रहता है, फ्यूसिस आपका दोस्तों कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सबका मतलब एक ही है फ्यूसिस। ये तीनों चीज का मतलब एक ही है, लेकिन मुख्यतः जो किताबों में आप देखते होंगे ये चीज लिखा रहता है।
तो आप लोग इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जानिएगा कि फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं फ्यूसिस। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही शब्द है, बस अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं। फ्यूसिस फ्यूसिस फ्यूसिस। तो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। अब इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका अर्थ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, मीन जानने का प्रयास। अर्थ का मतलब मीन होता है दोस्तों। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है नेचर। नेचर, और नेचर का मतलब आप जानते होंगे शायद कि प्रकृति होता है। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। अब प्रकृति के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। अर्थात देखिए, भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी शब्द फिजिक्स, फिजिक्स निकला, उत्पत्ति हुआ ग्रीक शब्द, और ग्रीक शब्द क्या है, फ्यूसिस। फ्यूसिस का अर्थ क्या है, नेचर। इसका मतलब फिजिक्स का अर्थ भी क्या हुआ, फिजिक्स का अर्थ भी हुआ नेचर। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब यह हुआ कि फिजिक्स में हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल, आप कहिए ना कि विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। निकला ना परिभाषा। अर्थात विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकृति के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहेंगे। और भी देखिए, आप जानते हैं कि इस नेचर का निर्माण, इस प्रकृति का निर्माण केवल दो चीजों से हुआ है। वो दो चीज क्या है दोस्तों, वो दो चीज है द्रव्य और ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, वो दो चीज है द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं दोस्तों, मैटर, और ऊर्जा को कहते हैं एनर्जी। द्रव्य और ऊर्जा अर्थात द्रव्य, मैटर, ऊर्जा, एनर्जी। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य क्या है आप जानते होंगे। द्रव्य किसे कहते हैं, वे समस्त वस्तुएं, वे समस्त पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें कुछ भार होता है। अब हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं आपको पता होगा, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, यही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसकी सहायता से हम लोग अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है और जिसकी सहायता से हम जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से अनुभव कर सकते हैं, वो द्रव्य कहलाता है। और दूसरा चीज क्या है दोस्तों, एनर्जी है। एनर्जी आप जानते हैं, एनर्जी कार्य करने की जो हमारे पास क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। आप जानते हो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जिसका हम अनुभव कर सकते हैं वो द्रव्य कहलाता है। और ऊर्जा भी आप लोगों ने देखा। इसका मतलब इस प्रकृति का निर्माण केवल द्रव्य और ऊर्जा से हुआ है। अगर हमारे अंदर द्रव्य है तो हमारे अंदर ऊर्जा होगी। अगर किसी वस्तु में अगर ऊर्जा विद्यमान है तो जाहिर सी बात है उसमें द्रव्य भी होगा उस वस्तु में। ये दोनों सामूहिक रूप से मिले हुए हैं। पेड़ भी आप देखिए, पेड़ के अंदर ऊर्जा है और पेड़ में द्रव्य भी है, पेड़ एक द्रव्य भी है। इसका मतलब दोनों इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं द्रव्य और ऊर्जा से ही मिलकर बनी है। इसका मतलब हम फिजिक्स में प्रकृति के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और डिटेल से डिस्कस करें तो द्रव्य और ऊर्जा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अर्थात हम फिर परिभाषा दे सकते हैं। एक परिभाषा तो मैंने आपको बताया कि विज्ञान की जिस शाखा में हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आप प्रकृति को बांट करके द्रव्य और ऊर्जा के रूप में दे सकते हैं। कैसे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं और इनमें परस्पर संबंध स्थापित करने का अध्ययन करते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित होती हैं, इनका अध्ययन करते हैं, वो भी भौतिक विज्ञान कहलाता है। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा तथा इनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का, अर्थात बहुत सारी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है दोस्तों भौतिक विज्ञान कहलाता है। ये तो हमारा भौतिक विज्ञान की परिभाषा निकला, उसके शब्द से ही हमने निकालने का पूरा प्रयास किया। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण की बात करें
तो भौतिक विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। अब वो क्लासिफिकेशन क्या है, आइए हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक भाग क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक भाग है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी, इसको परंपरागत भौतिकी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एशियंट फिजिक्स। कहीं कहीं इसको दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स भी लिखा रहता है। क्लासिकल का मतलब होता है ओल्ड एंड फेमस। ओल्ड तो हो बट वो फेमस बहुत ज्यादा हो। तो चिरसम्मत भौतिकी या इसी को कहते हैं परंपरागत भौतिकी, इंग्लिश में एशियंट फिजिक्स, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। जो दूसरा फिजिक्स है दोस्तों, उसको कहते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, यह हुआ चिरसम्मत भौतिकी, एशियंट फिजिक्स। दूसरा आधुनिक भौतिकी, जिसको हम लोग कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। अब आप कहेंगे सर भौतिकी को क्यों दो भागों में बांटा गया? बिल्कुल बांटा गया पढ़ने अध्ययन की सुविधा के लिए। कैसे? देखिए, इसमें जो हम ध्यान दीजिएगा, इसमें द्रव्य और ऊर्जा, जो द्रव्य और ऊर्जा है, इसको अलग अलग अध्ययन किया जाता है। अलग अलग का मतलब यहां द्रव्य को अलग माना जाता है और ऊर्जा को अलग माना जाता है। ये 19वीं शताब्दी के पहले, 20वीं शताब्दी के पहले, मतलब 19वीं ईस्वी के पहले, 1900 ईस्वी के पहले जितनी भौतिकी है वो सब हम लोग चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। न्यूटन का नियम वगैरह जो भी है, हम चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, चिरसम्मत भौतिकी को जो जनक हैं, चिरसम्मत भौतिकी को जो जनक हैं वो है सर आइजक न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, चिरसम्मत भौतिकी के जनक सर आइजक न्यूटन को माना जाता है। और चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत हमने बताया कि जो द्रव्य और ऊर्जा है, इसको अलग अलग मान के अध्ययन किया जाता है। और इसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यांत्रिकी आप लोग सुने होंगे, मैकेनिक्स कहते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत, और साथ ही साथ इसको हम चुंबकत्व के नाम से भी जानते हैं। ये सब टॉपिक हम लोग चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप लोग ऑप्टिक्स जो पढ़ते हैं, प्रकाशिकी जो पढ़ते हैं, जिसको ऑप्टिक्स को हिंदी में प्रकाशिकी कहा जाता है, वो भी अध्ययन हम लोग चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उष्मागतिकी जिसको कहते हैं, वो सारी टॉपिक हम लोग चिरसम्मत भौतिकी के ही अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अर्थात दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 19वीं जो ईस्वी है, अर्थात 20वीं शताब्दी जैसे लगी, उससे पहले का जितना भी फिजिक्स है हम लोग चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत, यहां मैंने लिख भी दिया है कि 1900 ईस्वी के पहले जितनी भी भौतिकी है वो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। इसके जनक हैं सर आइजक न्यूटन। और दोस्तों, आधुनिक भौतिकी की बात करें तो आधुनिक भौतिकी में जो द्रव्य और ऊर्जा है, इसको मिलाकर अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये बताया गया, जब आइंस्टीन ने, आप लोगों ने सुना होगा, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या है, E = mc²। आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा। इसमें बताया, आइंस्टीन 1905 ईस्वी में इसका खोज किया था। बताया था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नष्ट होता है तो वह ऊर्जा में बदल जाता है, और ऊर्जा अगर बदलती है तो द्रव्यमान में, अर्थात द्रव्य में बदल जाएगा। तो इस तरीके से वहां पर द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग माना जाता था, लेकिन यहाँ द्रव्य और ऊर्जा को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये माना जाता है और अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम लोग आधुनिक भौतिकी का नाम देते हैं। आधुनिक भौतिकी के जो जनक हैं, इसको E = mc² आइंस्टीन ने दिया था। इसी कारण से इनके जो जनक हैं
उन किनको माना जाता है दोस्तों? इसका जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। आइंस्टाइन को माना जाता है। इसका मतलब चिरसम्मत भौतिकी जनक सर आइजैक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसमें हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का, नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करते हैं दोस्तों। अब नाभिकीय भौतिकी में जैसे आप लोग परमाणु पढ़ते हैं, नाभिक पढ़ते हैं, ये सारा टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। साथ ही साथ विभिन्न उपकरणों को हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे होते हैं, मोबाइल आप लोग जानते होंगे, कैलकुलेटर जानते होंगे, साथ ही साथ एलईडी, एलसीडी, ये सब टॉपिक हम लोग आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जिसको कहते हैं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ते हैं। क्वांटम फिजिक्स इसी के अंतर्गत आता है। तो ये हुआ फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन। आप लोग बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आपको बेहतर बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों, ये तो भौतिक विज्ञान के बारे में हुआ। मैंने आपको बताया कि भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी शब्द फिजिक्स होता है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। वो ग्रीक शब्द है फ्यूसिस। इसका अर्थ होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति, अर्थात भौतिक में हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ प्रकृति दो भागों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा, अर्थात भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। भौतिकी को दो मुख्य भागों में बांटा गया, एक चिरसम्मत भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी किसको कहते हैं? जिसको हम लोग एशियंट फिजिक्स के नाम से जानते हैं, या इसी को क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। हिंदी में परंपरागत भौतिकी भी कहते हैं। इसमें द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग मान के अध्ययन किया जाता है। 1900 ईस्वी के पहले जितना भी भौतिकी है वो सब हम लोग चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके जनक सर आइजैक न्यूटन है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, यांत्रिकी आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है जिसको उष्मागतिकी कहते हैं, प्रकाशिकी आता है जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है जिसको हम लोग विद्युत, साथ ही साथ चुंबकत्व भी कहते हैं। और आधुनिक भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा को अलग ना मानकर एक ही माना जाता है, अर्थात एक चीज को बदल कर दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसके जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन माने जाते हैं। इसमें हम लोग क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। इसमें हम लोग जितनी भी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, अर्थात हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको इलेक्ट्रॉनिकी कहते हैं, उसका अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि भौतिक विज्ञान का जो परिचय है वो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। वास्तव में दोस्तों, मैं आपको भौतिक विज्ञान ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, पूरा विज्ञान का इंट्रोडक्शन। तो विज्ञान के बारे में देखा हम लोगों ने, अब भौतिक विज्ञान के बारे में देखा, अब चलते हैं हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। बात अगर रसायन विज्ञान की करें तो रसायन विज्ञान की अंग्रेजी शब्द जो है वो है केमिस्ट्री। दोस्तों, केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र, जो देश है मिस्र, उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र के प्राचीन नाम से हुई है। मिस्र के प्राचीन नाम से, एशियंट नेम ऑफ मिस्र, मिस्र के प्राचीन नाम से हुई है। अर्थात आप कहेंगे सर मिस्र का प्राचीन नाम क्या है? तो मिस्र का जो प्राचीन नाम है वो है कीमिया। क्या है दोस्तों? कीमिया। इसका मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया, क्योंकि मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मिस्र को ही एक तरीके से केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, क्योंकि इजिप्ट वगैरह जितने भी है, पिरामिड वगैरह है, वो मिस्र में बहुत प्राचीन काल समय से देखा जाता है। और साथ ही साथ वहां पर लाशों को इस तरीके से लेप लगा के रख दिया जाता है कि आज भी वहां की लाशें ज्यों का त्यों है। तो इसका मतलब मिस्र वालों को केमिस्ट्री के बारे में बहुत अधिक जानकारी थी, इसलिए मिस्र के प्राचीन नाम से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। मिस्र का प्राचीन नाम क्या है? कीमिया। और कीमिया से ही किसकी उत्पत्ति हुई दोस्तों? केमिस्ट्री का। अब इसका अर्थ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। इसका जो दोस्तों अर्थ होता है वो काला पदार्थ होता है, ब्लैक सबस्टेंस, काला पदार्थ, काला पदार्थ।
अर्थात दोस्तों अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की, तो हम इसमें केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, विभिन्न पदार्थ को रिएक्शन किस तरीके से कराया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान को मुख्य रूपों से 3 भागों में भी डिवाइड किया जाता है। आप लोग जानते होंगे वो 3 भाग क्या क्या है। एक तो होता है कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, एक होता है अकार्बनिक रसायन, रसायन, और एक होता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोस्तों, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और बात अगर इसकी की जाए तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कार्बनिक रसायन, कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें अपवाद होता है, जब आप पढ़ेंगे जानते होंगे, पढ़ेंगे जानेंगे आप लोग कि कार्बनिक रसायन में केवल कार्बन ही नहीं होता, कभी कभी अन्य तत्व भी आ जाते हैं, तब भी वो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो। भौतिक रसायन जिसमें विभिन्न रिएक्शन जो होते हैं उसमें ताप दाब आदि का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम सब भौतिक रसायन में पढ़ते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये सारी चीजें भौतिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये तो रसायन विज्ञान का परिचय होगा। अब बात आती है रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, कौन है दोस्तों? रसायन विज्ञान के जनक लेवासियर को माना जाता है, लेवोसियर, लेवोसियर को माना जाता है। लेवोसियर, कहीं कहीं दोस्तों लेवासिये भी लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लेवोसियर, लेवासिये केमिस्ट्री के क्या हैं? जनक हैं। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री का भी डिस्कस किया। अब आइए हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो साइंस से निकला है केवल ये लैटिन शब्द से निकला है। अदरवाइज जितने भी भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों ग्रीक वर्ड से निकले हैं। इसलिए अगर मैं बताना भूल गया हूं तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि फिजिक्स भी ग्रीक शब्द से निकला है, केमिस्ट्री भी ग्रीक शब्द से निकला है, और बायोलॉजी भी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। अब बायोलॉजी दोस्तों, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक 2 पार्ट से ये मिलकर बना है। एक होता है बायोस, और दूसरा दोस्तों जो होता है वो होता है लोगोस। क्या होता है? एक होता है बायोस और दूसरा क्या होता है? लोगोस। अब आप कहेंगे सर बायोस का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बायोस का अर्थ जो होता है वो होता है लिविंग, लिविंग। क्या होता है? लिविंग। और लोगोस का अर्थ जो होता है दोस्तों, लोगोस की अगर हम लोग बात करें तो लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। अब आप कहेंगे सर लिविंग का मतलब क्या होगा? हम कह रहे हैं लिविंग का मतलब होता है सजीव। क्या होता है? सजीव, जिसमें जीव हो दोस्तों, जिसके अंदर जीव हो वो लिविंग के अंतर्गत आता है। और स्टडी का मतलब आप जानते हैं अध्ययन करना, अध्ययन करना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? सजीव के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कह सकते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा में हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अब सजीव तो पेड़ पौधे भी होते हैं, सजीव तो हम भी हैं, सजीव तो हम भी हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस कारण से जो लिविंग है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो 2 पार्ट क्या है? एक है जूलॉजी, एक है जूलॉजी, और दूसरा दोस्तों क्या है? बॉटनी। एक जूलॉजी है, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, जिसमें जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर जंतु क्या होते हैं? जंतु प्रायः वे प्राणी होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित होते हैं, वो जंतु की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति। वनस्पति किसे कहते हैं? वे प्राणी या वे सजीव, प्राणी नहीं कह सकते, वे सजीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित नहीं होते हैं, वो बॉटनी, वो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अर्थात
जब हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे उसका नाम दे दिया गया जूलॉजी, और जब हम वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे, वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसका नाम दे दिया गया है बॉटनी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीव विज्ञान को भी मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। दोस्तों अगर हम जीव विज्ञान के जनक की बात करें, क्योंकि जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो इनके जनक भी अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु को, किनको दोस्तों, देखिए दोस्तों, अरस्तु को विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु है। जूलॉजी के भी जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु है। लेकिन बॉटनी के जो जनक है वो माना जाता है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को किसका जनक माना जाता है दोस्तों? बॉटनी को। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको विज्ञान के परिचय के बारे में बताया कि विज्ञान होता क्या है, साइंस होता क्या है, इसके क्लासिफिकेशन को देखा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है अर्थात रसायन विज्ञान क्या होता है, और जीव विज्ञान क्या होता है, और इनके जनक के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक उठाऊंगा और उस पर आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि हम लोगों का हौसला बढ़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों।